नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में कक्षा 9 के हिस्ट्री बुक के अध्याय 8 को पहनावे का सामाजिक इतिहास। इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में वेशभूषा के विषय में पूरे विश्व में क्या क्या पहनावा आया और किस पहनावे ने किस देश पर क्या प्रभाव डाला। चलो प्रारंभ करते हैं। सो क्लॉथ का शाब्दिक अर्थ था। सो क्लॉथ का शाब्दिक अर्थ था बिना घुटने वाले। सो क्लॉथ जैकोबिन जो है, सो क्लॉथ को जैकोबिन भी कहते हैं। ये एक इनका तरीका था अपना बिना घुटनों वाले, यानी कि घुटनों तक के कपड़े पहनना एक पोशाक थी। आगे देखते हैं। फर की एक किस्म को कहा जाता है। फर की एक किस्म को अरमाइन कहा जाता है। फर की एक किस्म को अरमाइन कहा जाता है। प्रश्न 3 है, किस व्यक्ति ने खादी का प्रयोग ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में किया? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने खादी का प्रयोग ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में किया। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, तो उसके विरोध में भारत में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। लोगों की पहचान किससे होती है? लोगों की पहचान पोशाक से होती है। अलग अलग देश के लोगों की जो पहचान है उनकी पोशाक के द्वारा होती है। अलग अलग देश के लोग अलग अलग तरह की पोशाकें पहनते हैं। सबसे पहले पश्चिमी ढंग के कपड़ों को अपनाने वाले कौन से भारतीय थे? सबसे पहले पश्चिमी ढंग के कपड़े को अपनाने वाले पारसी, जो पारसी भारतीय थे, उन्होंने सबसे पहले पश्चिमी ढंग के कपड़ों को पहनना प्रारंभ किया। परिधान से संबंधित समच्यूरी कानून किस देश में लागू किया गया? तो यह लागू किया गया फ्रांस में। परिधान मतलब कपड़े, जो कपड़े पहनते हैं हम उनके बारे में बात हो रही। परिधान से संबंधित समच्यूरी कानून किस देश में लागू किया गया था? तो वह किया गया था फ्रांस में। फ्रांस में ऐसा कानून बनाया कि इस तरह के कपड़े कौन पहनेगा, किस तरह के कपड़े पहनने या नहीं पहनने। प्रश्न 8 है, सो क्लॉथ्स कहाँ तक वस्त्र पहनते थे? जो सो क्लॉथ्स है वह घुटने तक वस्त्र पहनते थे। घुटने तक के कपड़े पहनते थे नीचे। भारतीय पोशाक में क्या राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अस्मिता का प्रतीक था? जो भारतीय पोशाक थी उसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अस्मिता का प्रतीक क्या था? तो वह थी पगड़ी। जो भारतीय पोशाक है उसमें पगड़ी जो है उसकी अस्मिता का सवाल था। अगर पगड़ी उतर गई तो लोग समझते थे कि उसकी बेइज्जती हो गई। 1931 में हुए गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी क्या पहनकर गए थे? जो 1931 का गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी छोटी धोती पहनकर गए थे। प्रश्न, 17वीं शताब्दी में पूरे विश्व के सूती वस्त्रों का कितना भाग भारत में बनता था? तो 17वीं शताब्दी में पूरे विश्व के 1/4 सूती वस्त्रों का भाग जो है भारत में बनता था। पश्चिमी परिधान में उपयोग होने वाले कॉर्सेट और स्टेज स्वास्थ्य के लिए कैसी थी? तो यह कष्टदायक और हानिकारक थी। क्या थी? कष्टदायक और हानिकारक। क्या? कॉर्सेट और स्टेज। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। 18वीं शताब्दी में पोशाक शैलियों और सामग्री में आए बदलाव के क्या कारण थे? 18वीं शताब्दी में पोशाक शैलियों और सामग्री में आए बदलाव के कारण निम्नलिखित हैं।
कौन से हैं? पहला है फ्रांसीसी क्रांति के कारण जब फैशनेबल कपड़े पहनने का प्रचलन बढ़ गया, जब महिलाओं ने वोटिंग राइट के लिए आंदोलन किया, तो धीरे धीरे अमीर और गरीब महिलाओं के कपड़े एक जैसे दिखने लगे। औद्योगिकरण के दौरान में भारत से छींट नामक कपड़ा यूरोप पहुंचा। छींट सस्ता था और रखरखाव में आसान था। तो ये दो कारण थे। प्रश्न है, फ्रांस में समफ्यूरी कानून क्या थे? तो समफ्यूरी कानून के बारे में देख लेते हैं। समफ्यूरी कानूनों से समाज के निचले तबके के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती थी। समाज के नीचे तबके के लोगों को कई बातों की मनाही होती थी, जैसे कि विशेष कपड़े पहनना, विशेष भोजन, शराब और कुछ इलाकों में शिकार करना आदि। ऐसा जो समाज के गरीब लोग थे उनको करने की इसमें पूरी मनाही थी। ये ऐसा कानून बनाया गया था फ्रांस के अंदर, जिसको क्या बोलते थे? समफ्यूरी। प्रश्न 3 है, यूरोपीय पोशाक संहिता और भारतीय पोशाक संहिता के बीच कोई दो फर्क बताइए। चलो देखते हैं दो अंतर कौन से हैं। यूरोपीय पोशाक संहिता और भारतीय पोशाक संहिता के बीच दो अंतर नीचे दिए गए हैं। पहला अंतर है पगड़ी और हैट। ये दोनों ही पोशाक सिर पर पहने जाते हैं। भारत में पगड़ी को सम्मान की निशानी समझा जाता है और किसी के सामने सिर पर से पगड़ी उतर जाने को लोग अपनी तौहीन समझते हैं। यूरोप में लोग जब किसी के आगे सम्मान जताते हैं तो अपना हैट उतारकर उस व्यक्ति को सम्मान जताते हैं। तो ये अंतर है। अब जूते। भारतीय लोग पूजा के स्थल या घर या हैसियत में बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो जूते उतार कर जाते हैं। यूरोप के लोग ऐसा नहीं करते। ये दो अंतर हैं। प्रश्न 4 है, 1804 में अंग्रेज अफसर बेंजामिन हाइन ने बंगलौर में बनने वाली चीज़ों की एक सूची बनाई थी, जिसमें निम्नलिखित उत्पाद भी शामिल थे: अलग अलग किस्म और नाम वाले जनाना कपड़े, मोटी छींट, मखमल, रेशमी कपड़े। बताइए कि 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में से इनमें से कौन कौन से किस्म के कपड़े प्रयोग में से बाहर चले गए होंगे और क्यों? तो यह प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं। मखमल को बुनकर लोग अपने हाथों से बनाते थे, लेकिन जब मशीनों से कपड़े का उत्पादन होने लगा तो मखमल का उत्पादन लगभग समाप्त हो चुका था। इसलिए मखमल का प्रयोग 20वीं सदी तक बंद हो चुका होगा। छींट सस्ती होती थी, इसलिए उसका इस्तेमाल जारी रहा होगा। जनाना कपड़ों के नाम हो सकता है बदल चुके हों, लेकिन आज भी कई पारंपरिक परिधान इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अपनी अनूठी चमक और नजाकत के कारण रेशम काफ़ी लोकप्रिय हुआ। आज भी रेशमी कपड़ों की अच्छी मांग है। तो ये हमने देखा। अब प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 क्या है? 19वीं सदी के भारत में औरतें परंपरागत कपड़े क्यों पहनती रही, जबकि पुरुष पश्चिमी कपड़े पहनने लगे थे? इससे समाज में औरतों की स्थिति के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर है, काम के सिलसिले में पुरुष अक्सर घर से बाहर निकलते हैं और बाहरी दुनिया के संपर्क में रहते हैं। आज भी अधिकतर महिलाएं घरों में रहती हैं और परिवार के पालन पोषण का काम करती हैं, इसलिए बाहरी दुनिया से महिलाओं का संपर्क कम रहता है। इसलिए 19वीं सदी में भारत में औरतें परंपरागत कपड़े पहनती रही, जबकि पुरुष पश्चिमी कपड़े पहनने लगे। इससे पता चलता है कि समाज में औरतों की स्थिति पुरुषों से कम ही थी। प्रश्न 6 है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि महात्मा गांधी राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील
से ज़्यादा कुछ नहीं है और अधनंगे फ़कीर का दिखावा कर रहे हैं। ये जो विंस्टन चर्चिल थे, उसने ऐसा बोला था महात्मा गांधी जी के विषय में। चर्चिल ने यह वक्तव्य क्यों दिया और इससे महात्मा गांधी की पोशाक की प्रतीकात्मक शक्ति के बारे में क्या पता चलता है? चलो उत्तर देखते हैं। चर्चिल को महात्मा गांधी के प्रभाव के बारे में पता था, इसलिए उसने उन्हें राजद्रोही कहा, यानी वह व्यक्ति जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ काम कर रहा हो। महात्मा गांधी वकालत भी करते थे। इंग्लैंड के कोर्ट में वकीलों के 4 अलग अलग धड़े थे, जिनमें से एक का नाम है मिडिल टेम्पल। इसलिए चर्चिल ने गांधी जी को राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील कहा था। चर्चिल को लगता था कि गांधी जी की अजीबोगरीब वेशभूषा महज दिखावा भर थी, इसलिए उसने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। लास्ट प्रश्न है, समूचे राष्ट्र को खादी पहनाने का गांधी जी का सपना भारतीय जनता के केवल कुछ हिस्सों तक ही सीमित क्यों रहा? उत्तर देख लेते हैं इसका। खादी का कपड़ा मोटा और रुखड़ा होता है। खादी महंगी होती है और इसका रखरखाव भी मुश्किल होता है। दूसरी तरफ इंग्लैंड की मिलों से बने कपड़े सस्ते होते थे और उनका रखरखाव आसान होता था। आम आदमी की इतनी हैसियत नहीं थी कि नियमित रूप से खादी कपड़े पहन सके। इसलिए समूचे राष्ट्र को खादी पहनाने का गांधी जी का सपना भारतीय जनता के केवल कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहा। तो यह था पहनावे का जो अध्याय है अपना, पहनावे का सामाजिक इतिहास। तो इसको 1-2 बार आप वीडियो को देखिए और सभी प्रश्नों को ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।